अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स में देखा कि कौन कौन से गुड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसको हम जो है ना आगे टर्मिनोलॉजीज में यूज़ करने वाले हैं, और कौन से हमारे पास नीड्स होती हैं, कौन सी चीज़ें हमारे पास वांट्स में कंसिडर होती हैं। तो हमने उनके दरमियान डिफरेंशिएशन देखा, और उसके साथ साथ हमने देखा कि हमने किस तरीके से कौन से टेक्नोलॉजीज के ऊपर वर्कआउट करना है कि हमारी एक इकोनॉमी में कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मौजूद हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उन्हीं को यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर से हमारा क्या मुराद है। ठीक है, सो पहली चीज हमारे पास कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर, कि हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है, रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग goods or services by dividing into number of tasks that are carried out by different workers rather than being done by any individual। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदा सारे के सारे काम तो नहीं कर सकता, ठीक है, हर फन मौला तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं कि हर एक काम को स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं कि हर एक बंदा अलग अलग बंदा उसको जब काम करेगा तो उससे स्पेशलाइजेशन आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि an example of garment factory can be helpful here, where everyone knows that there are many tasks involved. Making a sports suit involve functions such as cutting section, stitching section, ironing and wrapping, etc। ठीक है, कि हर एक बंदा क्या कर रहा है कि वहां पे बैठा हुआ है गारमेंट्स के शॉप में। तो एक बंदा जो है ना सूट बना रहा है, एक दूसरा जो है ना उसको क्या कर रहा है, सेटिंग कर रहा होता है, उसको पैकिंग कर रहा होता है, कोई आयरनिंग कर रहा होता है। हर बंदा अपने लेवल के अकॉर्डिंगली उसका काम कर रहा है। लेकिन अगर उसके मुकाबले में हम देखें तो डिवीजन ऑफ लेबर हम नहीं करते, और एक ही बंदा वहां पे हम बिठा देते हैं, और उसको हम कहते हैं कि जी आपने जो है ना सारे के सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तो सारे काम कर लेगा, लेकिन क्या होगा, स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, और ना ही जो है ना उसमें एक्यूरेसी हो सकती है कि वो बंदा जो है ना उसको सीखेगा और उस पर टाइम कंज्यूम करेगा, और इतने जो ऑर्डर्स उसके लिए आए हुए हैं वो सारे के सारे पेंडिंग्स में चलते जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि कामों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अपने जो है ना डिविजन्स में, कि हमारे लेबर जो है ना वो डिफरेंट टास्क करें, ताकि उस पर स्पेशलाइजेशन भी आ जाए, और एक्सपर्ट बंदा जब उस काम को करेगा तो उसमें ज्यादा बेहतरी आएगी बनिस्बत इसके कि आप एक ही बंदे से डिफरेंट किस्म के टास्क लेना शुरू कर दो। तो इसलिए कहता है कि डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो इसका रोल क्या होगा। ठीक है, कि जब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगी, तो अभी मैंने आपको बताया कि एक बंदा जब क्या करेगा, सारे काम परफॉर्म करेगा, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जब पांच बंदे मिलके जो है ना उस काम को परफॉर्म कर रहे हो, तो वो पांच बंदे क्या कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जब नंबर ऑफ जो है ना एक्सपर्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और टास्क डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, तो हर बंदा हमारे पास क्या कर रहा है कि वो अपने अपने काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि देयर आर थ्री रीजंस जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हाउ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स कैन प्रोड्यूस सो मच देन द सेम नंबर ऑफ वर्कर्स इफ दे परफॉर्म ऑल द टास्क बाय देमसेल्व्स। ठीक है, कि हम कहते हैं कि एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं साइनर्जी की, जो कहती है कि 2 + 2 = 5, कि हमारे पास यूनियन स्ट्रेंथ, जैसे हमने सुना हुआ है कि जब यूनियन होगा, इकट्ठे होकर रहेंगे, तो सारा का सारा काम भी अच्छा चलेगा। हर बंदा क्या करेगा, अपने लेवल का काम बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा और क्विकली करेगा, बजाय इसके कि एक बंदा जो है ना खुद कपड़े काट रहा है, फिर उसको स्टिच भी कर रहा है, फिर उसके जो है ना क्या कर रहा है, आयरनिंग भी कर रहा है, और फिर उसकी जो है ना रैपिंग भी कर रहा है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये अपने लेवल का काम करे, दूसरा दूसरे लेवल का, तीसरा तीसरे लेवल का, तो इससे क्या हो जाएगा, एफिशिएंटली काम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि थ्री रीजंस है हमारे पास इसके लिए कि ग्रुप जो है ना बहुत ज्यादा बेहतर काम परफॉर्म करता है बनिस्बत इसके कि एक बंदा वो सारा काम करे। एक तो आ जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग, कि उनके पास स्पेशलाइजेशन आना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो एक काम बार बार कर रहे हैं और उसको वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो है ना वर्कर्स जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे, और हमें जो है ना उसको बार बार ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। जब मैंने एक जो है ना बंदे को स्टिचिंग के लिए बुलाया हुआ है, तो उसको उस काम का जो है ना काम आता था, तो मैंने उसको स्टिचिंग के लिए बिठाया। एक को मैंने रैपिंग के लिए बिठाया हुआ है, तो उसको काम आता था, तो मैंने रैपिंग के लिए बिठाया। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी आना शुरू हो जाएगी, और मेरी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी। पांच बंदे तो मैंने बिठा दिए, बाजार जो है ना मेरे कॉस्ट तो इंक्रीज हो गई है, लेकिन वो जो वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके दे रहे हैं और मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करके दे रहे हैं, कि लेस इनपुट पे मुझे ज्यादा आउटपुट मिलना शुरू हो गया है, तो वो मेरे लिए क्या करता है, मेरी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद हमने कहा कि सेविंग ऑफ टाइम,
जैसे मैंने अभी कहा कि सेविंग ऑफ टाइम आपके पास हो जाएगा कि एक बंदा एक काम पूरा करेगा, एक सूट पे जो है ना पूरे 2-3 दिन लगा देगा, फिर दूसरा सूट शुरू करेगा, फिर उस पे 2-3 दिन लगा देगा। तो इससे बेहतर क्या है कि 3-4 बंदे वहां पे जब बैठे हुए हैं तो हर बंदा जब हर काम को डिस्ट्रीब्यूटिवली करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, टाइम सेव होना शुरू हो जाएगा, और एक काम जो है ना जब वो रिपीटेटिवली कर रहा है तो वो मजीद तेज हो जाएगा, उसमें एफिशिएंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो रूटीन काम बन जाएगा और एक रिपीटेटिव टास्क बन जाएगा। और थर्ड हमने क्या कहा, स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर, कि जब हम इस पे जो है ना क्या कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं तो हम किस चीज पे बेसिस पे कर रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड टास्क के ऊपर कर रहे हैं, उसको जो काम दे रहे हैं तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड है। तो जब वो स्पेशलाइज्ड है तो वो उसको ज्यादा बेहतर कर सकता है, ना कि सिर्फ वो जो है ना क्या कर सके कि सिर्फ उस काम को परफॉर्म करे। इसलिए कहता है कि establishing division of labor allows people to do specified tasks they are good at rather than doing everything in a mediocre way. As a famous saying, a jack of all trades is a master of none, कि वो सब कुछ तो कर सकता है लेकिन वो उसका मास्टर नहीं होगा, बस एक फॉर्मेलिटी है, खाली जगह पुर कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो इससे बेहतर क्या है कि जब वो बंदा उसकी जगह पे एक एक्सपर्ट बैठेगा तो वो सारा का सारा काम जो है ना हर बंदा अपने लेवल पे रिपीटेटिवली करता रहेगा, और जब वो रिपीटेटिवली अपना काम करते रहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं बनिस्बत उसके कि एक बंदा जिसको काम आता ही नहीं है और आप उससे वो काम करवा रहे हैं। और वो जो है ना वो तमाम के तमाम काम में जो है ना जरूरी नहीं है कि वो एक्सपर्ट भी हो जाए, और अगर इनकेस हो भी जाता है तो फिर वो आपके लिए इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता, फिर भी उसके ऊपर जो है ना 1-2 दिन तो लगेंगे। तो जहाँ पे आपके पास जो है ना मिल के काम चलेगा, डिफरेंट लोग डिफरेंट काम परफॉर्म करेंगे, उस जैसी एफिशिएंसी आपको अचीव नहीं हो सकती। और फिर कहता है कि स्पेशलाइजेशन इन रीजनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कि अगर हम उसको रीजनल और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल हो जाता है। कैसे टेक कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल होगा, कैसे, जैसे आपके पास जो है जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो आप उसी काम को परफॉर्म करो, जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो आप उसके ऊपर जो है ना पैसे लगाने की क्या जरूरत है। आप क्या करते हो कि आप जो है ना वो चीज दूसरों से लेना शुरू कर दो, तो वो आपको क्या करके देता है कि स्पेशलाइजेशन परफॉर्म के देता है। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि इंटरनेशनल कैनवस वी हैव एक्सपीरियंस दैट डिफरेंट कंट्रीज हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ लैंड वाटर एंड रिक्वायर्ड टेम्परेचर। अब पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने 4 मौसम दिए हुए हैं, तो वहाँ पे हर मौसम की जो है ना फ्रूट सब्जी सब कुछ जो है ना उगती है। अब कुछ कंट्रीज में जो है ना सर्दियाँ होती हैं, कुछ में गर्मी होती है, ठीक है, किसी में नॉर्मल मौसम होता है, तो हर एक जगह पे अपने अपने स्पेशलाइज चीजें उगना शुरू हो जाती है और वो उसी के ऊपर वर्कआउट करती है। तो वो अपने जो है ना लैंड के अकॉर्डिंगली उसकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में अगर आपके पास कहता है कि कॉटन बहुत ज्यादा है, तो वो उसके फर्टाइल सॉइल की वजह से, ठीक है, क्लाइमेट की वजह से और रेनफॉल की वजह से, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास जो फसलें या कॉटन और ये चीजें चल रही है, तो हमारा मुल्क भी जो है ना उसके अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है, जो जो सीजन आते जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे प्रोडक्शन भी होती जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर साइड पे अगर आपके पास एक ही मौसम होता, सर्दियाँ होती, तो फिर तो सिर्फ बार बार रिपीटेटिव सर्दियों की चीजें बनना शुरू हो जाती, ना कि गर्मी और उसके फ्रूट्स वगैरह भी उगना शुरू होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन से मुराद क्या है हमारे पास, कहते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन इज द नेट कैपिटल accumulation for particular country. It refers to the addition or increase in stock of capital in that country over a long period of time. It involves making more of the capital goods, for example machine tool factories, transparent equipment, materials, electricity, etc. ठीक है, कि हमारे पास क्या कैपिटल फॉर्मेशन, हम चीजें बना के क्या कर रहे हैं, पैसों को इंक्रीज कर रहे हैं, हम उसको डिवेलप कर रहे हैं, अपने जो है ना एग्जिस्टिंग कैपिटल को जो है ना इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, सो किस तरीके से इंक्रीज करते हैं, मशीनें बनाओ उसको बेचो प्रॉफिट अर्न करो, ठीक है, टूल्स वगैरह बनाओ उसको बेचो ज्यादा कमा रहे हो, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स बनाओ उसको बेचो ज्यादा कमा रहे हो। ठीक है, तो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो, इतने एफिशिएंट तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं कि उसके जरिए से हम अपनी जो है ना कैपिटल को क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो कैपिटल फॉर्मेशन इज द यूज ऑफ करंट रिसोर्सेज टू क्रिएट कैपिटल गुड्स सच एज टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्लांट एंड इक्विपमेंट। कि कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास क्या है बेसिकली, कि हमारे पास ये जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको हम ऐसे तरीके से इस्तेमाल करें कि हम उसको यूजफुल बना सके और उससे ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सके। तो उसके लिए हम जो है ना क्या करते हैं, अपने कैपिटल को इस्तेमाल करते हैं। तो कैपिटल गुड्स का इम्पैक्ट हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, हमने उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि हम अपने जो है ना कैपिटल गुड को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, और जहां पे हमारे पास कहता है कि दिस मींस दैट पार्ट ऑफ करंट कंजम्पशन इज सैक्रिफाइस्ड फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल गुड्स, देयरफॉर कंजम्पशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू कैपिटल फॉर्मेशन।
The less the present consumption, the more will be the resources for new capital formation. कि जहाँ पे लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन कम कर देते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास पैसे बचना शुरू हो जाते हैं। और जहाँ पे हमारे पास पैसे बचना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, उसको कहीं न कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। और वो इन्वेस्टमेंट क्या कर देगी, मज़ीद पैसे क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास क्या, कौन से स्टेजेस में शामिल है? तो 3 मेजर स्टेजेस हमारे पास उसमें शामिल होती है। कौन-कौन सी? क्रिएशन ऑफ सेविंग, कि जो हमारे पास घर में हाउस होल्ड बैठे हुए या इंडिविजुअल लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने से पैसों को बचाना शुरू कर देते हैं, बचत शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी इनकम उड़ा नहीं देते कि जी 20,000 तनख्वाह थी वो सारी की सारी उड़ा ले, बल्कि उसमें क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट अपने पास सेव रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग होती है वो क्या कर देते हैं, वो स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। सो वो कहता है सेकंड चीज, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, कि आपके पास क्या होता है सेकंड स्टेप, कि वो क्या करते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। अब वो जो उनके पास पैसे पड़े हुए थे, वो जो सेविंग उसने की थी, उसको कहाँ लेकर जाएगा, वो जो है ना कैपिटल मार्केट में लेकर आएगा। कि वो जो है ना या कहीं पे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, या बैंक में रखवा के इंटरेस्ट लेगा, या इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, इंश्योरेंस करवाएगा, या फिर कहीं शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह परचेज करके उसको यूटिलाइज करेगा और उसको जो है ना यूज करेगा कि उसको जो है ना कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो सेकंड स्टेज हमारे पास क्या हुआ कि फर्स्ट में हमने सेविंग की, सेकंड में हमने उस सेविंग को लेकर आए, हमने जो है ना उसको कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद थर्ड, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स, कहता है कि इसमें क्या होता है कि फॉर सेविंग टू रिजल्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग शुड टेक प्लेस। Investment in real capital is integral for capital formation. This can only happen if there are enough entrepreneurial ventures and businesses that are willing to take risk and embrace uncertainty. If these ventures have high rate of profit lucrative enough for people to invest, then it will lead to high capital formation. कि अगर लोगों के लिए जो है ना वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो और वो बिजनेस से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो शेयर से ज़्यादा डिविडेंड अर्न कर रहे हैं या फिर वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो तब वो लोग जाएंगे और यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। अदरवाइज अगर उसको बैंक एक अच्छा रेट दे रहा है तो फिर उसके पास बैंक है, ठीक है, तो वो क्यों रिस्क ले। तो वो रिस्क को अवॉइड क्या कर लेगा कि बैंक के अंदर जो है ना पैसे रखवा के वहां पे प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देगा, जो उसके लिए सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर होगी। तो उसके पास ये ऑप्शन भी मौजूद होता है। तो हमने कहा कि हमारे पास 3 स्टेजेस शामिल होते हैं। एक, पहले पहले हमारे पास सेविंग करेगा वो बंदा, फिर सेविंग को मार्केट में लेकर आएगा, उसके लिए एक सोर्स ढूंढेगा, एक कहाँ पे हम उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। और फिर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है, वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है, कि वो जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, वहाँ से हमारे पास मज़ीद सेविंग आ रही है। हमारे उन पैसों के ऊपर हम मज़ीद पैसे बना रहे हैं, जो हमें क्या करके देता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है। थर्ड हमारे पास स्कैरसिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना रॉबिन्स ने डेफिनेशन में क्या कहा, कहता है कि इकोनॉमिक्स इज साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, कि उसने डेफिनेशन में क्लियरली बता दिया कि आपके पास क्या है, कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं और जो आपकी लिमिटेड जो है ना अनलिमिटेड वांट्स हैं, ठीक है, उन दोनों के दरमियान आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ हमारे पास क्या क्रिएट कर रही है, हमारे पास जो है अल्टरनेटिव यूजेस उसके बता रहे हैं। अब आपके पास 10,000 आपकी सैलरी है और आप चाहते हो कि मैं क्या कर लूँ कि नाइकी के जो है ना शूज़ खरीद लूँ, तो अब वो 20,000 का शूज़ कैसे परचेज करें? अल्टरनेटिव यूज़ आपके पास उसका क्या है, कि आप उन पैसों को जो है ना जाके जो है ना आप वहाँ पे जा सकते हो, लंदन में जा सकते हो, वहाँ पे कोई चीज़ जूता खरीद सकते हो, आप नाइकी का वहाँ पे यूज़ शूज़ आप खरीद लेते हो, तो वो आपको उस प्राइस में सूटेबल मिल जाता है। तो क्या हुआ कि आप जो है ना उसके अल्टरनेटिव यूजेस देखते हो कि मैं उन पैसों को कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकता हूँ और अपनी नीड्स को कैसे बेहतर यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो इसीलिए हम जो है ना इस चीज़ों के बारे में जिक्र करें। तो स्कैरसिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में देखें तो स्कैरसिटी इज बेसिकली व्हाट, कि रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग शॉर्ट और लिमिटेड एज इकोनॉमिक रिसोर्सेज, के जितने हमारे पास लैंड लेबर कैपिटल है, ये हमारे पास क्या है, ये हमेशा हमारे पास इंसफिशिएंट है। ठीक है, हमारी नीड्स को पूरा करना होता है हमें इससे। ठीक है, हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहें कि 100% हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। So कहता है कि the available resources are not enough to completely satisfy all the wants of individual and government, that creates scarcity। कि ना गवर्नमेंट के पास जो करोड़ों की दौलत पड़ी हुई है तो वो कह दे कि जी मैं सारा का सारा कंप्लीट हो चुका हूँ, मैं बिल्कुल फुलफिल हूँ, हमारी सारी ज़रूरियात पूरी हो सकती है, इन पैसों से हम इतना कमा रहे हैं। ना ही इंडिविजुअल लेवल पे हमारे पास कोई बंदा हो सकता है कि वो कहे कि मैं खरपति बन गया हूँ और मेरी सारी नीड्स पूरी हो गई। वो स्टिल क्या करेगा, उससे अपर जाने की कोशिश करेगा और उसकी नीड्स स्टिल बहुत सी ऐसी होंगी जो अनसेटिस्फाई होंगी।
सेकंड चीज हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है कि एज वी हैव मल्टीपल एंड्स एंड स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, then eventually we have to make some choices among our wants. Our wants have relative importance in our life. Some are non-essential. All the humans' wants are impossible to satisfy simultaneously with given resources. Consequently, we have to forego some of them. The want that is foregone is called opportunities. Cost of that what we got. Rationally, it is based on principal law of the next best alternative. ठीक है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास क्या हुई, वो कॉस्ट है, क्योंकि जब हमने कहा कि हमारे पास सारी की सारी जरूरत हमारी पूरी नहीं हो सकती, तो जहाँ पे आपकी सारी जरूरत पूरी नहीं हो सकती वहां पे आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, एक चीज को छोड़ के दूसरे की तरफ जाना पड़ता है. तो जो आपने एक चीज को छोड़ के दूसरे को ऑप्ट किया क्या था, आपने जो है ना इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा कि आपने एक के जो इसको जो है ना जाया कर दिया, आपने कहा कि चलो इससे बेहतर ये है कि मैं ये चीज कर लूँ. तो आपने जो है ना जो ऑप्शन अवेल किया दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है कि आपने जिस चीज को छोड़ दिया उसके बदले में जो आपको मिल गया वो आपके लिए क्या हो गया, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया. तो कहता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है ना नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो मौजूद था आप उसकी तरफ गए. किस तरीके से इन्होंने एग्जांपल दिया है, कैसे कहता है कि एज एवरीवन हैज 24 आवर्स अ डे, so maybe for a student attending a lecture is relatively important than to sleep one extra hour and to go for outing with friends. Hence, he has to sacrifice his sleep and or hang out with friends in to attend the lecture. ठीक है? So in this case, the sleep for extra hour or going with the friends is an opportunity cost of attending the lectures. In case of firm, the option between different techniques of production is also determined on the basis of opportunity cost. क्या आपके लिए नींद जरूरी है या आपके लिए क्लास जरूरी है? अगर आप कहते हो कि मेरे लिए जो है ना नींद जरूरी नहीं है, मेरे लिए क्लास जरूरी है, इट मीन्स कि ये जो आपने नींद को सेक्रीफाइस कर दिया दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आप इसको अवेल कर सकते थे लेकिन आपने उसको जाया कर दिया और उसकी जगह पे आपने जो है ना एक यूजफुल चीज को जो है ना अपना लिया और आपने वो डिसीजन मेकिंग किया. तो ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरीके से क्या करती है कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अवेल करती हैं, डिफरेंट किस्म की डिसीजन मेकिंग करती है कि कहाँ पे कौन सा सोर्स उसके लिए ज्यादा यूजफुल है, कौन सा उसके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है. तो वो एक को छोड़ के क्या करता है, दूसरे को ऑप्ट करता है इसी बेसिस पे कि वो मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा. इसी तरीके से कहता है कि फॉर गवर्नमेंट इट इज अ मेजर कंसर्न दैट एक्सपेंशन ऑफ हाउसिंग सोसाइटी टू मीट हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल इज वाइपिंग आउट द एग्रीकल्चर लैंड which is creating food shortage gradually. Hence, the food is the opportunity cost of development of housing society. Therefore, government has to address this issue on the principle of opportunity cost. ठीक है, सो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ क्या ट्रेंड चल रहा है, बस हर बंदा लगे हुआ है कॉलोनीज और इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है. तो कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर फोकस करना शुरू कर देता है तो उसके लिए क्या चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड होगी. वही खत्म करके तो ये चीजें बन रही हैं. तो ये जो एग्रीकल्चर लैंड को ये जो है ना तबाह कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको गवर्नमेंट ने क्या करना होगा, फोकस करना होगा. इसको वो इग्नोर नहीं कर सकता. इसलिए कहता है कि इफ वी आर समिंग अप we can say that scarcity is arises due to multiple ends and insufficient resources to meet, which forces us to choose the next best alternative on the priority basis for all the agents of the economy to maximize their interest. So वही बात हमारे पास क्या है कि हमारे पास मल्टीपल एंड्स हैं, हमारी अनलिमिटेड ख्वाहिशात हैं और हमारे जो है ना रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है. तो हमें उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना होगा कि कहाँ पे हम उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं. इसके लिए हम जो है ना एक कॉमन डेफिनेशन लेते हैं, एक एग्जांपल कि लेट्स से आपके पास जो है ना 10 रुपए है और आपको जो है ना आज क्या है, चाय पीनी है. ठीक है, तो अब आप 10 रुपए का कप मंगवा के भी चाय पी सकते हो. ठीक है, और आप अगर चाहते हो कि नहीं मुझे भूख भी लगी है तो आप उसके साथ एक समोसा और चाय कर सकते हो, दोनों 10 रुपए में पूरे हो सकते हैं. तो अब बजाय इसके कि आप 2 कप चाय जो है ना 10 रुपए में पियो, आप जो है ना उसको एक कप बना दो. सो 5 रुपए की चाय, 5 रुपए का समोसा, बेस्ट अल्टरनेटिव यूज. अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे साथ में जो है ना बिस्किट भी खाने हैं, तो फिर क्या हो जाएगा कि आप जो है ना लो प्राइस समोसे की तरफ जाओगे, आप कहोगे कि नहीं समोसा जो है ना मेरे पास सस्ता मिल जाए मुझे, वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मैं 5 रुपए वाला समोसा खरीदूं. तो आप 5 की जगह पे क्या करोगे, 3 रुपए वाला समोसा परचेज करोगे. तो इससे क्या हो जाएगा कि 5 रुपीज आपकी जो है ना चाय पे लग गए, 3 आपके जो है ना समोसे पे लग गए और 2 रुपए जो आपके पास बच गए वो आपके कहाँ पे लगे, बिस्किट्स के ऊपर यूटिलाइज हो गए. अब वही 10 रुपए थे, हमने उसको क्या किया, मैक्सिमम यूज किया. तो हमें रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करना होता है इन चीजों को देखते हुए कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमने इसको बेहतर से बेहतर यूटिलाइज करना है, क्योंकि हमारे पास हमारी जो वार्ड्स है या हमारे पास जो एंड्स है
These are multiple. So कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास किस तरीके से अप्लाई होती है एजेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एजेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी, opportunity cost can be applied to all agents that we have discussed so far in a number of different ways. कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन से एजेंट्स के ऊपर इंप्लीमेंट होती है, तो एजेंट्स हमने कहा था कि हमारे पास जो मेजर एक्टिंग रोल परफॉर्म करते हैं सोसाइटी में। तो कहते हैं कि अगर हाउस होल्ड को देखें तो वो किस तरीके से कर रहा है कि द सेटिस्फैक्शन गॉन फॉरगॉन बाय कंज्यूमिंग गुड ए रादर देन स्पेंडिंग मनी ऑन गुड बी, कि वो क्या कर रहा है कि गुड बी परचेज करना चाहता था, उसकी जगह उसने गुड ए को खरीद लिया, उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवेल करी, ठीक है। फिर फर्म है तो द रेवेन्यू फॉरगॉन by using productive resources to supply good A rather than using them to supply good B, कि वो क्या कर रहा है कि उसने रेवेन्यू को जाने दिया, ठीक हो क्या, एक जो है ना प्रोडक्टिव रिसोर्स यूज हमने किया सप्लाई का गुड ए को, बजाय इसके कि हम जो है ना गुड बी को करते हैं, हमने गुड ए को चूज किया, ए को छोड़ के दूसरी की तरफ गए, तो जिसको हमने छोड़ दिया दैट वाज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द सोशल गवर्नमेंट वाइज देखें, द सोशल नीड्स फॉरगॉन बाय यूजिंग रिसोर्स टू प्रोवाइड सर्विस ए रादर देन सर्विस बी हेल्थ, कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, हेल्थ को छोड़ दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना अवेल की। क्यों अवेल की? क्योंकि उसने अपने एक मेन सोर्स को छोड़ के दूसरे ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया और उसके बेसिस पे उसने डिसीजन मेकिंग कर दी। तो अल्टरनेटिव्स के दरमियान चूजिंग करना हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारा जो है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि जिसको आप छोड़ देते हो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, जिसको आप अवेल कर लिया दैट इज योर नीड्स जो हमने सेटिस्फाई कर ली। तो इसी के बेसिस पे हम जो है ना लास्ट में देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को, कि हमें कौन से जो है ना पॉसिबिलिटीज की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, हमें किस तरीके से अपने प्रोडक्शन को यूटिलाइज करना चाहिए। तो पहली चीज हमने क्या कहा कि बेसिक इकोनॉमिक इश्यूज अराइजेस, हमारे पास मल्टीपल एंड्स और स्कैसिटी ऑफ मींस, ठीक है, कि लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। सो एवरी इकोनॉमी फेसेस कंस्ट्रेंट्स ह्यूमन कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कोई भी ऐसी इकोनॉमी हमारे पास मौजूद नहीं है जो कहे कि मेरे पास तमाम के तमाम चीजें मौजूद हैं और हम तमाम के तमाम रिसोर्सेज को बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। वो एक के लिए जो है ना दूसरे के साथ मोहताज जरूर रहेगा, उसके साथ बाउंड रहेगा, उसके पास वो चीज मौजूद नहीं होगी। तो इसलिए कहता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इकोनॉमी इज दैट हाउ टू एलोकेट scarce resources among variety of different possible products. For example, how much land should be allocated for crops, how much for housing, how many cars should be enough for existing population, how many surgical instrument would be produced, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं कि यार कितनी चीजें इकोनॉमी में होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। अब ये डिसीजन मेकिंग बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं कितनी चीजें ये प्रोड्यूस करूं, मैं कितनी चीजें वो प्रोड्यूस करूं। अब कितने घर होने चाहिए, कितने क्रॉप्स होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? एक हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि अब लैंड तो हमारे पास जो है ना मजीद बनाई तो नहीं जा सकती, जो एग्जिस्टिंग जमीन है वही चलती रहेगी। तो हमने क्या करना है कि इसके दरमियान डिसीजन मेकिंग करना होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कि हम इसको चूज कर सके। तो इसीलिए कहता है कि इन ऑर्डर टू डील विद सच चैलेंजेस वी मस्ट अमंग चूज अमंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड सर्विसेज, कि हम इसके दरमियान एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि हम उसको बेहतर से बेहतर यूटिलाइज कर सकें। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि वो समोसे और उसके एग्जांपल कि हमने उसको क्या कि एक बेस्ट अल्टरनेटिव चॉइस बनाई कि कहाँ पे कौन सी चीज हम ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहते हैं कि as economy uses its available technology to put inputs in order to produce required level of output. For this purpose, we have different input resources as factor of production: land, labor, capital, entrepreneur. Man has learned in his early life that he cannot have everything simultaneously. It is an accepted reality that for adding more land for wheat, we must forego some of other crops. To build more houses, we must sacrifice other foodstuff. By spending more budget on defense requirement, we must sacrifice social needs like roads, hospital, power generation, etc. कि ये चीज तो हमारे पास मानी हुई बात है, ठीक है, कि हमारे पास ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उन एग्जिस्टिंग को ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब वो हमारे पास ज्यादा नहीं हो सकती तो फिर हम अगर एक चीज की ख्वाहिश करते हैं तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। कि अगर मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो है ना क्या होनी चाहिए कि फसल कम कर दूं मैं, और मैं जो है ना क्या कर दूं कि जो है ना गंदम ज्यादा कर दूं, कपास को कम कर दूं, तो कपास की नीड कौन पूरी करेगा? वो तो इनकम्प्लीट रहेगी, ठीक है। फिर मैं जो है ना घरों के ऊपर फोकस कर दूं, मैं कहूँ कि जी खाने वाने में छोड़ो, हम इस दफा जो है ना भूख हड़ताल कर लेते हैं, पूरा एक दो हफ्ते कुछ नहीं खाते, हम क्या कर लेते हैं घर के लिए पैसे बचा लेते हैं। तो क्या हुआ, एक को छोड़ दिया दूसरे को ऑप्ट कर लिया। बजट में जो है ना क्या करते, डिफेंस को हमने ज्यादा बजट एलोकेट कर दिया, तो जब सारा बजट डिफेंस की तरफ चला गया तो सोसाइटी की नीड्स को कौन पूरा करेगा?
तो वो हमारे पास जो है ना क्या हो रहा है, बैलेंस सिस्टम नहीं चल रहा। तो इसलिए कहते हैं कि इन नटशेल वी कैन से दैट ऑल इकोनॉमिक डिसीजन हैव देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि हमारे पास तमाम चीज़ों में जो है ना हमें क्या करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखना पड़ता है। और उसके लिए हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक वाहिद सोर्स है जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं कि इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं और कैसे हम बेस्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सो यहाँ तक का आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने जो है ना मेन चीज़ों के ऊपर जिक्र किया कि किस तरीके से हमें डिवीजन ऑफ लेबर से काम लेना है, कैसे वो हमारे लिए प्रोडक्टिव हो सकता है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। कल इंशाल्लाह हम जो है ना इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर किस तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जो है ना बेटर एक्सप्लेन करके दे सकते हैं और हमें अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।